आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 सिविक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। सोशल डाइवर्सिटी का मतलब है समाज में अलग अलग ग्रुप्स का होना। जब लोग अलग अलग सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं तब पैदा होती हैं सोशल डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस कल्चर, बिलीफ, ऑक्यूपेशन या बर्थ पर बेस्ड हो सकती हैं। कुछ डिफरेंसेस जन्म से मिलते हैं जैसे कास्ट या जेंडर, और कुछ डिफरेंसेस चॉइस पर डिपेंड करते हैं। जब दो या ज्यादा डिफरेंसेस एक साथ मिलकर इनइक्वालिटी को और मजबूत बना दें उसे कहते हैं ओवरलैपिंग डिफरेंसेस। लेकिन जब एक डिफरेंस दूसरे को काट देता है तो कॉन्फ्लिक्ट कम हो सकता है। हर डिफरेंस प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाए तो डिफरेंस बन जाता है डिवीजन। डेमोक्रेसी में लोग अपनी आइडेंटिटी के आधार पर डिमांड्स उठाते हैं, राइट्स, इक्वालिटी, रिप्रेजेंटेशन। डेमोक्रेसी डिफरेंसेस को खत्म नहीं करती बल्कि उन्हें पीसफुली मैनेज करती है थ्रू इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम शुरू कर रहे हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स। यहाँ समझेंगे कैसे जेंडर डिवीजन समाज और पॉलिटिक्स दोनों को प्रभावित करता है। जेंडर डिवीजन का मतलब है समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच रोल्स का अलग अलग बंटवारा। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस नेचुरल होते हैं, लेकिन जेंडर रोल्स समाज तय करता है। समाज ने पब्लिक स्फीयर को पुरुषों से जोड़ा और प्राइवेट स्फीयर को महिलाओं से। घर के ज्यादातर काम महिलाओं पर ही रहते हैं, चाहे उनका कोई पेमेंट ना हो। कुकिंग, क्लीनिंग, केयरिंग, इन कामों का कोई सैलरी नहीं मिलता। इसे कहते हैं अनपेड केयर वर्क। जब महिलाएं जॉब भी करें और घर का काम भी संभालें उसे कहते हैं डबल बर्डन। भारत में फीमेल लिटरेसी रेट मेल लिटरेसी से कम रहा है। कई लड़कियां सेकेंडरी लेवल पर स्कूल छोड़ देती हैं, पॉवर्टी और अर्ली मैरिज के कारण। सेम काम के लिए भी महिलाओं को अक्सर कम सैलरी मिलती है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में महिलाओं की पार्टिसिपेशन कम है। हाई पेइंग और टॉप पोजीशंस में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। पॉलिटिक्स में भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम रहा है। अब समझते हैं कैसे जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ एक पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू हुआ जिसे कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। फेमिनिज्म एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार और अवसर की मांग करता है। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने पॉलिटिकल राइट्स में इक्वालिटी की मांग उठाई। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने पॉलिटिकल राइट्स में इक्वालिटी की मांग उठाई। महिलाओं ने राइट टू वोट के लिए लंबा संघर्ष किया। एजुकेशन में भी समान अवसर की मांग की गई। सेम काम के लिए सेम सैलरी की मांग भी इस मूवमेंट का हिस्सा रही। महिलाओं ने प्रॉपर्टी और लीगल राइट्स में भी समान अधिकार की मांग की। यह संघर्ष सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहा, पूरी दुनिया में फैला। फेमिनिज्म डेमोक्रेसी के मूल सिद्धांतों से जुड़ा है, इक्वालिटी और जस्टिस। अब देखते हैं भारत की पॉलिटिक्स में महिलाओं की स्थिति क्या रही है। भारत की संसद में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन काफी कम रहा है। दुनिया के कई देशों में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भारत से ज्यादा है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व की गई। इस रिजर्वेशन से हजारों महिलाएं डिसीजन मेकिंग में आईं और ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी मजबूत हुई। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन पर लंबे समय से डिबेट चल रही है। रिप्रेजेंटेशन जरूरी है क्योंकि डिसीजन मेकिंग में हर ग्रुप की आवाज होनी चाहिए। अब समझते हैं रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन पर आर्ग्यूमेंट्स और क्रिटिसिज्म्स क्या हैं। एक आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि महिलाओं को सदियों से पॉलिटिकल पावर से दूर रखा गया, इसलिए रिजर्वेशन जरूरी है। दूसरा आर्ग्यूमेंट कहता है कि रिप्रेजेंटेशन से कॉन्फिडेंस और लीडरशिप बढ़ती है। कुछ लोग मानते हैं कि रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ प्रिविलेज्ड वुमेन को मिल सकता है। एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि केवल सीट देना काफी नहीं, रियल पावर भी मिलनी चाहिए। अब हम समझेंगे रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच रिश्ता क्या है और यह कब सही माना जाता है। रिलीजन लोगों को मॉरल वैल्यूज और एथिक्स सिखाता है जो पॉलिटिक्स को दिशा दे सकते हैं। रिलीजन लोगों को एक कम्युनिटी एंटिटी भी देता है। डेमोक्रेसी में हर रिलीजियस ग्रुप को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। डेमोक्रेसी का एक काम माइनॉरिटी राइट्स की रक्षा करना भी है।
रिलीजियस ग्रुप्स अपने राइट्स के लिए पॉलिटिकल तरीके से डिमांड रख सकते हैं। संविधान सभी रिलीजन्स को समान प्रोटेक्शन देता है। हर नागरिक को अपना रिलीजन मानने से इनकार करने या बदलने की आजादी है। स्टेट को किसी एक रिलीजन का पक्ष नहीं लेना चाहिए। जब रिलीजन जस्टिस, इक्वालिटी और राइट्स की बात करे तब उसका पॉलिटिकल रोल स्वीकार्य है। लेकिन जब रिलीजन डिवीजन या डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे तो वह लोकतंत्र के खिलाफ हो जाता है। अब समझते हैं कम्युनलिज्म क्या होता है और यह डेमोक्रेसी के लिए क्यों चुनौती बन सकता है। कम्युनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसमें रिलीजन को पॉलिटिकल आइडेंटिटी का मुख्य आधार बना दिया जाता है। इस सोच में रिलीजन सबसे बड़ी पॉलिटिकल पहचान बन जाता है। कम्युनल थिंकिंग मानती है कि एक रिलीजन के लोग हमेशा एक जैसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखते हैं। यह सोच अपने रिलीजन को दूसरों से सुपीरियर मानती है। कुछ कम्युनल विचार कहते हैं कि अलग अलग कम्युनिटीज साथ नहीं रह सकती। कम्युनलिज्म की शुरुआत अक्सर एवरीडे प्रेजुडिस से होती है। दूसरे स्टेज में मेजॉरिटी अपनी पावर का दुरुपयोग कर सकती है। पॉलिटिकल लीडर्स रिलीजन के नाम पर सपोर्ट मोबिलाइज कर सकते हैं। कभी कभी रिलीजियस सिंबल्स का पॉलिटिकल उपयोग किया जाता है। इलेक्शन में रिलीजन के आधार पर वोट मांगना कम्युनल प्रैक्टिस माना जाता है। जब स्पीच दूसरे रिलीजन के खिलाफ घृणा फैलाए तो वह डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज खुद को एक रिलीजियस ग्रुप से जोड़ लेती हैं। कभी कभी पॉलिटिकल अलायंसेस भी रिलीजियस कैलकुलेशंस पर आधारित होते हैं। कम्युनलिज्म का सबसे खतरनाक रूप वायलेंस में बदल सकता है। कम्युनलिज्म डेमोक्रेसी के मूल सिद्धांत इक्वालिटी और यूनिटी को कमजोर करता है। अब देखते हैं कम्युनलिज्म के अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं और ये सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर कैसे असर डालता है। रिलीजियस प्रेजुडिस में लोगों के बीच बायस या गलत सोच होती है जो रिलीजन पर आधारित होती है। लीडर्स कभी कभी रिलीजन के आधार पर अपनी सपोर्ट बेस मोबिलाइज करते हैं। सेपरेटिज्म तब होता है जब कोई रिलीजियस ग्रुप अपनी अलग आइडेंटिटी या टेरिटरी चाहता है। रायट्स में धार्मिक विवाद हिंसा का रूप ले सकते हैं जो लॉ और ऑर्डर को प्रभावित करता है। पोलराइजेशन तब होती है जब सोसाइटी दो अपोजिंग ग्रुप्स में बंट जाती है और डायलॉग खत्म हो जाता है। अब समझेंगे सेक्युलर स्टेट क्या होता है और ये डेमोक्रेसी के लिए क्यों जरूरी है। सेक्युलरिज्म का मतलब है स्टेट किसी रिलीजन का पक्ष नहीं लेती और सभी रिलीजन्स को समान ट्रीटमेंट देती है। भारत में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, स्टेट न्यूट्रल रहती है। स्टेट हर रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट देती है और फेवरेटिज्म नहीं होता। हर नागरिक को अपना रिलीजन मानने, प्रैक्टिस करने और बदलने की आजादी है। सिटीजन्स अपने रिलीजन को शांति से प्रोपेगेट भी कर सकते हैं बिना फोर्स के। स्टेट कभी कभी रिफॉर्म के लिए इंटरवीन करती है ताकि सोशल जस्टिस और इक्वालिटी बने रहे। इंडियन सेक्युलरिज्म यूनिक है, स्टेट न्यूट्रलिटी प्लस प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन्स, व्हाइल वेस्टर्न मॉडल्स में अक्सर रिलीजन का पूरी तरह अलग होना होता है। सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी को मजबूत करता है क्योंकि ये इक्वालिटी, जस्टिस और हार्मनी बनाए रखता है। अब शुरू करते हैं कास्ट और पॉलिटिक्स का एनालिसिस और समझते हैं क्यों ये सोसाइटी और इलेक्शंस में इतना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कास्ट हायरार्की मतलब है सोसाइटी में लोगों को सिस्टम के तहत ऊपर और नीचे रखा जाना। वर्ण और जाति अलग है। वर्ण ब्रॉड सोशल क्लासेस है, जाति स्मॉल कम्युनिटी या सब ग्रुप होते हैं। ट्रेडिशनली कास्ट ने स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस असाइन किए जिनमें मोबिलिटी बहुत लिमिटेड थी। एंडोगामी मतलब लोग अपने कास्ट के अंदर ही मैरिज करते हैं। अनटचेबिलिटी में कुछ कास्ट सोशली एक्सक्लूडेड और डिस्क्रिमिनेटेड होते थे। सोशल एक्सक्लूजन मतलब कुछ ग्रुप्स को सोसाइटी में इंपॉर्टेंट रोल से दूर रखना। सोशल हायरार्की ने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पर भी असर डाला, कुछ ग्रुप्स हमेशा पिछड़े रहे। एजुकेशन में इनइक्वालिटी रही, कुछ ग्रुप्स को स्कूलिंग एक्सेस कम मिला। मॉडर्नाइजेशन ने कुछ ट्रेडिशनल रिस्ट्रिक्शंस कम किए और सोशल मोबिलिटी बढ़ी। अर्बनाइजेशन ने कास्ट्स को मिक्स किया और ऑक्यूपेशनल फिक्सेशन धीरे धीरे घटा। कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया और इक्वालिटी का लीगल प्रोटेक्शन दिया।
रिजर्वेशन पॉलिसी हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज को करेक्ट करने के लिए है। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। अब समझेंगे कास्ट कैसे मॉडर्न पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करता है और इलेक्शंस और गवर्नेंस पर इसका इम्पैक्ट क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर कैंडिडेट सिलेक्ट करते समय कास्ट को ध्यान में रखते हैं ताकि इलेक्टोरल सपोर्ट मैक्सिमाइज हो। वोटर्स कभी कभी अपनी कास्ट के हिसाब से वोट करते हैं, जो इलेक्शन रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है। डोमिनेंट कास्ट अक्सर रीजनल पॉलिटिक्स में मजबूत होती है और पॉलिसी डिसीजंस पर असर डालती है। कास्ट एसोसिएशन सोशल और पॉलिटिकल नेटवर्क्स बनाते हैं जो मोबिलाइजेशन और लॉबिंग में काम आते हैं। लीडर्स कास्ट आइडेंटिटी का यूज करके वोटर्स और सपोर्टर्स को मोबिलाइज करते हैं। कुछ पार्टी सिर्फ स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप्स के लिए होती हैं और उनकी पॉलिटिक्स उसी बेस पर सेंटर्ड रहती है। मंडल कमीशन ने ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन रेकमेंड किया, जो मॉडर्न कास्ट पॉलिटिक्स में टर्निंग पॉइंट बन गया। ओबीसी पॉलिटिक्स में कास्ट मोबिलाइजेशन, इलेक्टोरल अलायंसेस और लीडरशिप चेंज शामिल हैं। कोलिशन गवर्नमेंट्स अक्सर कास्ट बेस्ड अलायंसेस पर डिपेंड करते हैं ताकि मेजॉरिटी और स्टेबिलिटी मिल सके। डिफरेंट रीजन्स में कास्ट पैटर्न्स अलग होते हैं जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को शेप करते हैं। कास्ट सेंसस को लेकर डिबेट होता है क्योंकि ये पॉलिसी और पॉलिटिक्स दोनों पर असर डालता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में लोग अपनी कास्ट आइडेंटिटी के आधार पर वोट और मोबिलाइज करते हैं, जो मॉडर्न इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। अब समझेंगे कास्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव रोल सोसाइटी और पॉलिटिक्स में कैसे दिखता है। कास्ट ने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को अपनी पॉलिटिकल वॉइस देने में मदद की, जो अब उनके लिए इंपॉर्टेंट है। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन और मोबिलाइजेशन ने रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई और पॉलिटिकल स्पेस खोल दिया। पॉलिसीज और रिजर्वेशन सिस्टम्स ने हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन को करेक्ट किया और सोशल जस्टिस को स्ट्रेंथन किया। कास्ट बेस्ड इंक्लूजन ने डेमोक्रेसी में हर ग्रुप को वॉइस और पार्टिसिपेशन दिया। नेगेटिवली, कभी कभी पार्टीज कास्ट को वोट बैंक के लिए एक्सप्लॉइट करती हैं और नैरो पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज करती हैं। कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन कभी सोशल कोहेजन को हर्ट करती है और फ्रैगमेंटेशन बढ़ाती है। कभी कास्ट आइडेंटिटी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन उत्पन्न होते हैं, जो इलेक्शंस और पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करता है। नैरो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में लोग सिर्फ अपनी कास्ट के इंटरेस्ट देखते हैं, जो ब्रॉडर डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज बनता है। अब हम चैप्टर का कंक्लूजन समझेंगे और देखते हैं कैसे जेंडर, रिलीजन और कास्ट डेमोक्रेसी को शेप करते हैं। जेंडर, रिलीजन और कास्ट तीनों सोशल डाइवर्सिटी के डायमेंशंस हैं, जो पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशल डिविजन्स कभी डेमोक्रेसी को चैलेंज देती हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन और नैरो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। पर ये सोशल डाइवर्सिटी का पॉजिटिव रोल भी है। रिप्रेजेंटेशन और इंक्लूजन को बढ़ाकर डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज इंश्योर करते हैं कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट और जस्टिस मिले, चाहे जेंडर, रिलीजन या कास्ट कोई भी हो। रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शंस इंश्योर करते हैं कि हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स भी डेमोक्रेसी में शामिल हों। सोशल डिविजन्स को समझना एसेंशियल है ताकि पॉलिसीज और रिप्रेजेंटेशन फेयर और इंक्लूसिव हों। जेंडर, रिलीजन और कास्ट पॉलिटिक्स मिलकर इलेक्शन आउटकम्स, कोलिशन और गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये चैप्टर दिखाता है कि सोशल डाइवर्सिटी पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी का कोर है और इक्वालिटी, इंक्लूजन और जस्टिस के लिए एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग है।